हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 13 टू 18। ऑलरेडी प्रीवियस दो वीडियोस में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 एंड 7 टू 12 खत्म कर लिए। आई होप आपने देख लिए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। राइट, डन है बात? क्लियर है? चलिए तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और आइए पढ़ आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 13 टू 18, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 उठाते हैं पहले, फटाफट से देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खर्च करते हुए, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। A hot plate of an electric oven connected to a 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। ओके, हैज अ टू रेजिस्टिंग कॉइल। उसके पास दो रेजिस्टिंग कॉइल है, आर ए बोल देते हैं और एक आर बी है, और जो दोनों का रेजिस्टेंस है बच्चा वो है 24 ओम ईच। ठीक, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? मैं आपको समझा देता हूं। एक इलेक्ट्रिक ओवन है बच्चों, क्या है? एक इलेक्ट्रिक ओवन है, इसको ऐसे ले लेते हैं, जिसके कितना पोटेंशियल दिया गया है, जिसको 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट दिया है। उसमें दो कॉइल है, दो कॉइल है जिन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम और 24 ओम। उनने बोला इनको पहले सेपरेटली यूज किया। कैसे यूज किया? सेपरेटली। फिर कैसे यूज किया? सीरीज में। और फिर कैसे यूज किया? पैरेलल में। क्या बात ठीक है? तो इन तीनों केस में बच्चा आपको करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई बताना है कि सप्लाई से कितना करंट आया। क्या बात ठीक है? यस और नो? आइए तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, है ना, सेपरेटली वाला। तो कोई को भी ले लो, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम है। तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, करंट की वैल्यू सेम होनी है, क्योंकि पोटेंशियल सेम देना है। आपको डायग्राम दिखा देता हूं। चाहे आप इसको आर ए मान लें, चाहे आप इसको आर बी मान लें, तो ये अपनापन इसको कितना दे रहे हैं बच्चों? 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना अपना? 24 ओम। सो वी नो दैट V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है? 220। I निकालना है बच्चों। R अपना कितना है? एक ही इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं? 24। तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 24। क्या बात ठीक है? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपका जो आएगा वो आएगा 9.16 एम्पियर। 9.16 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको 220 वोल्ट की सप्लाई दी, उसमें दो कॉइल है, आर ए आर बी, जिन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम 24 ओम। क्या बात क्लियर है? ओके फाइन। एक बार इन दोनों को सेपरेटली यूज किया इस पोटेंशियल के अक्रॉस, फिर सीरीज में यूज करना है, फिर पैरेलल में यूज करना है। तीनों केसेस में हमें क्या बताना है? करंट। ठीक है, तो पहला केस का आंसर ये रहा 9.16 एम्पियर। एक बार मैं देख लूं इसमें आ रहा है कि नहीं नीचे तक। बहुत बढ़िया। आइए बच्चों दूसरा केस उठाते हैं। दूसरा केस काय का है? सीरीज का है। काय का है? सीरीज कर लो। तो दोनों को लगाना है अब सीरीज में। तो ये भी बच्चों 24, ये भी बच्चों 24, और पोटेंशियल कितना देना है? 220 वोल्ट। अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? सीरीज में आर इक्विवेलेंट हो जाता है सम R1 प्लस R2। तो ये हो गया अपना 24 प्लस 24, तो दोनों का रेजिस्टेंस हो गया 48। दोनों का रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टर कितने का हो गया? 48 का। तो करंट कैसे निकालते हैं? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V कितना दे रहे हैं अपन? 220 वोल्ट। I निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 48। तो 220 डिवाइडेड बाय 48 इज द वैल्यू ऑफ योर करंट। सॉल्व करिए, लगभग लगभग 4.18 आएगा समथिंग, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.58 एम्पियर। देखो मेरे को आंसर पता है, सॉल्व करके यही आना है, जनरल है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको डील करवाता जा रहा हूं। ठीक है, थर्ड केस क्या कह रहा है बच्चों? आप तो इजी लग रहा होगा, आप खुद कर लेंगे, पॉज करके कर लो। थर्ड केस क्या है? पैरेलल में लगाना है दोनों कॉइल को। तो लो भाई लगा देते हैं। 24 24 कितना पोटेंशियल लगाना है? वही 220, है ना।
जरूरी नहीं है आप पेपर में डायग्राम बनाए, मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए डायग्राम्स बना रहा हूं। अब बच्चों में ये पता है अगर दो रजिस्टर सेम है पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट हो जाता है आर बाय एन, तो 24/2, इनका इक्विवेलेंट कितना बन गया 12। समझ आया? आप कर सकते हो 1/24 प्लस 1/24, तो 2/24, 24 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना है 12। इसलिए सिंपल, दो रजिस्टर या दो से ज्यादा रजिस्टर जब पैरेलल में सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है आर बाय एन, तो 24/2 कितना हो गया 12। अगेन V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो 220, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना करंट। ठीक है, 220/12। क्या बात ठीक है? इसको आप सॉल्व कर ली तो जाएगा आपको 18.3। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस थे इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार सेपरेटली यूज करना था, बताना था दो एक में कितना करंट जाएगा, तो ये रहा 9.16। सीरीज में यूज करना था तो कितना करंट बैटरी से निकलेगा या मेन लाइन से निकलेगा, ये रहा। और फिर पैरेलल में तो ये रहा। बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़े चलें। आइए, समझ आ गया? तो बच्चों एनसीईआरटी से फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लो। देखो इससे बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस में। अभी मैं यहाँ क्वेश्चन बता दूं, आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे अपने हाथ से। तो सबसे पहले आप खुद डील करिए क्वेश्चन से। कंसेप्ट अपन सारे वीडियोस में सीख चुके हैं बच्चों, है ना? बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी अपने आप से। एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्दी पास नहीं है। जब रिजल्ट आएगा बच्चों तब मजा आएगा। 3 महीने बचे, झोंक दो अपने आप को बिल्कुल। 3 महीने सर सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। 3 महीने बाद देखो आप, जब रिजल्ट आता है ना तो अलग ही खुशी होती है आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, है ना? आपके टीचर्स के लिए। आपके मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे आएंगे तो आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपका टीचर खुश होता है। ठीक है, तो 3 महीने बिल्कुल झोंक दो एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। उन्होंने बोला है बच्चों कि 2 सर्किट दिए हुए हैं आपको। क्या दिए हुए हैं? 2 सर्किट दिए हुए हैं। ठीक, क्या दिए हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है अक्रॉस अ 2 रजिस्टर इन सीरीज, 2 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm। ठीक है, ध्यान से सुनना, बता देना पूरा क्वेश्चन समझा देता बेटा, लिखवा नहीं पाता हूं यहाँ पे, है ना? तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह है नहीं है, आ जाएगा समय से, कोई बात नहीं। सेकंड देखते हैं कौन सा सर्किट दो रहा है। 4 वोल्ट की बैटरी है और 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं इसके अक्रॉस, इसमें सीरीज में। आइए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो क्या कह रहा है ये। 2 सर्किट है, एक ये रहा 1 ओम और 2 ओम कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, ऐसे 1 ohm 2 ohm is connected in series across a potential of 6 volt and 12 volt and 2 volt connected in a parallel across a potential of 4 volt। ठीक है, आपको इनकी पावर कंपेयर करनी है, किसकी? 2 ओम वाले रजिस्टर की। बस किसकी पावर कंपेयर करनी है? 2 ohm वाले रजिस्टर की। इन बोथ द केसेस इन द 2 सर्किट दिस इज गिवन टू यू, इन ऑल बोथ द 2 सर्किट यू हैव टू कंपेयर द पावर ऑफ 2 रजिस्टर, 2 ohm रजिस्टर इस वाले की 2 ohm रजिस्टर की पावर कंपेयर करनी है, इसमें कितनी पावर कंज्यूम करेगा और इस सर्किट में कितनी कंपेयर करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर मुझे पावर निकालनी है तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, अब आपको पता होगा, बता देता हूं। V इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर इंटू आर। 3 फॉर्मूले होते हैं, v इंटू वाई, वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर। तो मैं इस वाले में यूज करूंगा। पहले तो मैं इनका इक्विवेलेंट, अगर मुझे इसकी पावर निकालनी है तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आर। आर पता है, अगर इसमें जाने वाला करंट मिल जाए तो काम बन जाए। पहला वाला क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वी भी निकालना पड़ेगा, आई भी निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले में वी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिवाइड, करंट निकालना ही पड़ेगा उसके लिए। तो बेटर अपन ये वाला यूज करें, आई स्क्वायर आर। तो ये सर्किट कैसा है बच्चों? सीरीज में। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3। वी नो दैट वी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट।
तो इस 3 वाले को जो इक्विवेलेंट हो गया 3 को, तो करंट बैटरी करंट कितना देगी, V की वैल्यू बोलो 6, I पता नहीं, R इक्विवेलेंट कितना है 3, तो ये आ गया I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, 6/3 कितना हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आई? मतलब बैटरी कितना देगी 2 एम्पियर, 2 + 1 कितना हो गया 3, R इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो V दिया है 6, I पता नहीं, 3 कितना आ गया अपना 2, मतलब इसमें भी 2 जाएगा और इसमें भी 2 जाएगा, बस लो पावर यहां निकाल देते हैं, I स्क्वायर R, तो इसमें करंट कितना जाएगा 2, इसमें भी 2, इसमें भी, तो 2 का स्क्वायर, और इनका रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 वॉट, मतलब कितनी पावर कंज्यूम कर रहे होंगे भाई साहब 2 ओम इस वाले सर्किट में, 8 वॉट। हमने क्या किया, पहले करंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकाल लिया, फिर वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर करके इसकी पावर निकाल ली, ठीक है, डन है। इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, इसमें कर लें वी स्क्वायर बाय आर, क्यों, ये कैसा सर्किट है बच्चों, पैरेलल, ये कैसा सर्किट है बच्चों, पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो इनके लिए जो पोटेंशियल की जो बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, ये 4 वोल्ट 12 के लिए भी है और ये 4 वोल्ट 2 के लिए भी है, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर्स इन पैरेलल आर सेम, तो 12 के अक्रॉस भी कितना है 4, 2 के अक्रॉस भी कितना है 4, तो यहाँ पोटेंशियल तो पता ही है अपने लिए, तो कौन सा यूज कर लो, वी स्क्वायर बाय आर, लो हो गया, वी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 वॉट, ओ इसमें भी 8 वॉट और उसमें भी 8 वॉट, सो पावर कंज्यूम इन बोथ द सर्किट इज सेम, करंट दोनों में अलग अलग होगा, वो अलग बात है ना, दोनों में, इसमें अलग करंट होगा, इस वाले में अलग करंट होगा, हमसे करंट तो पूछा नहीं है, पावर कंपेयर करवाइए, तो इन बोथ द सर्किट्स पावर विल बी सेम, गॉट माय पॉइंट, नोट कर ले अच्छे से, समझ गए क्वेश्चन क्या करना था, कैसे करना है, कैसे इनको यूज करना है, पावर के फॉर्मूले को प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे, आई होप आपको पहले ही हो गया होगा ये क्वेश्चन, तो है ना, चलो समझ आ गया, आगे बढ़ जाएं, चलिए 14 हो गया, 15 पे आ जाओ, फटाफट एनसीईआरटी में से ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, बन जाए तो मत देखना वीडियो, आगे बढ़ जाना, अब प्रॉब्लम आ रही हो तो देख लो एक बार, कैलकुलेशन टफ कर रहे हो तो देख लो, आसान कैलकुलेशंस बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15, आइए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सर ये क्वेश्चन कहता क्यों है, कहते ही तो है ये, फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, 2 लैंप, वन रेटेड 100 वॉट, दो लैंप दिए हुए हैं आपको जिनकी रेटिंग दी हुई है, एक की रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरे की बच्चा 6 वॉट, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में करवा चुका हूं, थ्योरी वाले पार्ट में। 21 are connected in parallel to an electric main supply, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt, ध्यान से सुनिएगा, ये दो लैंप है, अपन कह देते हैं लैंप 1 और ये अपना लैंप 2 है ना, ठीक है, ये लैंप 1 है वो लैंप 2 है, क्लियरिटी है, इसकी रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट दोगे तो 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट दोगे तो 60 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल across a potential of 220 volt, find the current drawn from the battery। क्वेश्चन समझ गए क्या है, फिर से समझा देता हूं, दो लैंप हैं, इसकी रेटिंग ये रही, इसकी रेटिंग ये रही, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल across a potential of 220 volt, find the current drawn from the battery, या लाइन में जिससे ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट जिससे कनेक्टेड है लाइन से, उसमें से कितना करंट निकला, क्या बात समझ में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्या है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, लेकिन मैं किसको प्रेफर करूंगा वो देखिए आप, देखो इसका R1 निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, इसका R2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, R1 मिल गया, R2 मिल गया, क्या निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट, क्या निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट, समझ में आया, R इक्विवेलेंट मिल गया, फिर कर देंगे V इक्वल टू आई आर,
मिल गया। वी तो पता है 220, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो आई मिल गया। बट आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, R1 और R2, जो कि कहां से निकलेगा, इनकी रेटिंग से, है ना, इनकी रेटिंग से। पावर क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। मैं समझा रहा हूं, मैं किसी और तरीके से करूंगा, इतना काम करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों इतना चाहो। They have just asked you what the current drawn from the battery। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करोगे, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इनका R1 निकालना पड़ेगा और R2 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, पावर होता है V स्क्वायर बाय आर, तो इसके लिए करोगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इसके लिए करोगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर ये पैरेलल में तुमको जोड़ोगे। उससे बेटर क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। यहां करंट कितना जाएगा I1 और यहां करंट कितना जाएगा I2, तो टोटल करंट जो बैटरी देगी वो कितना होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। यहां करंट कितना जाएगा I1, यहां कितना जाएगा I2, लैंप 1 में I1, लैंप 2 में I2, तो टोटल करंट बैटरी ने कितना दिया होगा I, जो ही तो बटा होगा I1 प्लस I2। अब अच्छी बात ये है, ये 220 वोल्ट इनको मिलेगा तो 100 वॉट कंज्यूम करेंगे, 220 वोल्ट इनको मिलेगा तो 60 वॉट कंज्यूम करेंगे। यही तो फायदा हो गया। मिल भी कितना रहा है, 220 वोल्ट। समझ आया, इसको कितना मिल रहा है 220 वोल्ट, और इसको भी कितना मिल रहा है 220 वोल्ट। मतलब जो ऊपर वाले भाई साहब में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे होंगे, 100 वॉट, क्योंकि मिल कितना रहा है 220, और दूसरे वाले भी कितना कंज्यूम कर रहे होंगे 60 वॉट। बस खत्म। पावर क्या होती है, आई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, ये वाला आई चाहिए ना मैं, हाँ कौन सा वाला यूज कर, वी इंटू आई। पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वी इंटू आई। तो P1 पहले वाले के लिए लगाते हैं तो I1 हो जाएगा, और पोटेंशियल दोनों के लिए क्या है, सेम 220। तो P1 कितना हो गया 100, कितना दे रहा है 220 मल्टीप्लाई बाय I1, तो 100 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल्स टू I1। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहां से I1 की वैल्यू आ गई 10/22। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.45 एम्पियर। आपको मैं फिर से समझा देता हूं बच्चों, क्या हुआ, रेटिंग का मतलब क्या होता है, जब 220 वोल्ट दोगे तो 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट दोगे तो 60 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा। जोड़ा कैसा है, पैरेलल में। जोड़ा कैसा है, पैरेलल में। कितना दे रहे हैं 220 वोल्ट, गिवन है क्वेश्चन में, कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, सो व्हाट इज द करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो जब 220 वोल्ट मिल ही रहा है तो कितना कंज्यूम कर रहा होगा 100, और जब 220 वोल्ट मिला ही है तो कितना कंज्यूम कर रहा होगा 60। तो पावर V इंटू आई भी तो होता है, तो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा होगा 60, जब दिया कितना है 220, 100 वाला है, और ये 60, तो पावर होता है V इंटू आई। तो V1 I1, V कितना है 220, I निकल गया। सिमिलरली इस पे आ जाओ, P2 इज इक्वल्स टू V I2, इनका कितना है 60, तो 60 इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय I2, तो 60 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल्स टू I2, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6 डिवाइडेड बाय 22 करिए तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 0.27, 0.27। क्या बात समझ में आई। तो नेट करंट कितना है अपना I1 प्लस I2, तो लो ये आ गया अपना नेट करंट। I इज इक्वल्स टू I1 कितना आया था 0.45 प्लस 0.27, तो ये हो गया 0.72 एम्पियर इज योर आंसर। क्या आपको समझ आया ये मैंने कैसे किया। हाँ, ये मेथड हम तब यूज नहीं कर पाते जब यहां बच्चों 220 की जगह कुछ और होता। समझ में हमारा फायदा क्या हो गया कि यहाँ सप्लाई भी कितनी है 220, तो पावर भी कितनी होगी 100, और इनकी कितनी होगी 60। और दूसरा मेथड क्या है, आप इनका रेजिस्टेंस निकाल लो, यहां से पावर वाले फॉर्मूले से आप इनका रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस निकल आ जाएगा तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट कर दीजिए, V गिवन है, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये ज्यादा सरल था तो मैंने ऐसे कर दिया जल्दी कैलकुलेशन, आप देख लीजिए आंसर सेम ही आएगा। वो वाला मेथड आप ट्राई करोगे, आप क्या करोगे, इसका R1 निकालोगे,
इसका R2 निकालोगे, फिर R इक्विवेलेंट निकालोगे पैरेलल में, फिर V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, V कितना है 220, R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा और I निकल जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। आपको समझ आ गया मैंने कैसे किया? डन है बात, आगे बढ़े, चलिए नोट कर लिया, चलो क्लियरिटी हो रही है। देखो फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यही है बेटा, आप कैसे अपने ब्रेन का, दिमाग का यूज करते हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ सेम क्वेश्चन इन फिजिक्स, व्हाट माय पॉइंट, there are two methods for solve these questions, so I have told you about all the two methods। एक मैंने सॉल्व करके दिखा दी, दूसरी आप करके देख लेना, जो अच्छा आपको लगे, आपकी मर्जी, बेटर यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Which use more energy, 240 watt TV used for 1 hour and 1200 watt toaster work for 10 minutes। देखो बच्चा क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर ही चुके होगे। इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ध्यान से सुनना। 250 वॉट टीवी 1 घंटे चलती है और 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट चलता है ना। दो चीजें आपको दी हुई हैं और पूछा है इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। 250 वॉट का टीवी जो कितनी देर चला, 1 आवर, या 1200 वॉट का टोस्टर जो कितनी देर चला, 10 मिनट्स। तो इन दोनों में से हमें ये बताना है क्या कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सॉरी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो मैं पहले बात करता हूं टीवी की। तो बच्चा टीवी की बात करूं तो टीवी की पावर कितनी, 250 वॉट, कितनी देर चली, 1 आवर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 250 वॉट आवर, 250 वॉट आवर। एनर्जी पूरी निकालनी है तो 60 इंटू 60 कर दो तो पूरी जूल में एनर्जी आ जाएगी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इसकी एनर्जी कितनी निकल के आई, हमने आपको पढ़ाया कमर्शियल यूनिट वॉट आवर, किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, है ना। आपको जूल में भी कन्वर्ट करना है तो आप 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा जूल में निकल के आ जाएगा 250 वॉट आवर। टोस्टर देखें, टोस्टर ये क्या कह रहा है, इनकी एनर्जी देखते हैं कितनी है, 1200 वॉट, टाइम कितना, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट से तो मैं अगर इसको वॉट आवर में लिखा है तो इसको भी वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया वॉट आवर, मतलब आर हो गया, ठीक है। आओ कर लें, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया अपना 200 वॉट आवर। क्या बात समझ में, देखो क्या किया, टीवी कितने की थी, 250 वॉट की थी, 1 घंटे चली, तो एनर्जी कितनी होगी, 250 वॉट आवर। आपको जूल में करना है आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों करो, लेकिन यहीं से आंसर है। ये है 1200 वॉट, कितनी देर चला, 10 मिनट, तो 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 बाय 60 मल्टीप्लाई करते हैं 10 बाय 60, तो ये कितना है 200 वॉट आवर। तो कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा, टीवी। तो टीवी विल कंज्यूम मोर पावर, मोर एनर्जी देन टोस्टर। क्या बात है, क्लियर है। जूल में करना हो तो कर लो, उसमें क्या है, तो इसको करोगे 250 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 60 सेकेंड्स, ठीक है। बोलो यहां कैसे करोगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये भी जूल में ये भी जूल में, तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कौन ज्यादा आएगा, यही आएगा। क्या बात ठीक है। तो हु विल कंज्यूम मोर एनर्जी, टीवी विच वर्क फॉर 1 आवर। तो हमेशा इसको देख के मत दे देना, वो तो जूल पर सेकंड है, पर सेकंड एनर्जी कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो तो टोस्टर कर रहा है। कंसेप्ट भी समझा रहा हूं यहीं से, टोस्टर, लेकिन वो चला कहाँ है, कम, ये क्या चला है, ज्यादा, तो उतनी देर में, इसने 1 आवर में और इसने 10 मिनट में, कौन ने एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करी, टीवी ने। व्हाट माय पॉइंट, नोट कर ले। चलो तो 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई करें फटाफट से, अच्छे क्वेश्चन से बेटा ये। और जो उसके पहले वाला किया वो आया हुआ सीबीएसई में 2018 में, कौन सा वाला, लैंप वाला,
2080 का पेपर देखना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया हुआ है। आओ देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये क्वेश्चन। बच्चों बहुत पढ़ाई करनी है। इलेक्ट्रिक हीटर और रेजिस्टेंस 8 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। कोई बात नहीं। ड्रॉन अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। ड्रॉन अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस मेन फॉर 2 आवर्स। मैं आपको समझा देता हूं क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीटर इज डेवलप हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। एक हीटर है बच्चों, कितने ओम का है 8 ओम का। कितना करंट ले रहा है सप्लाई से 15 एम्पियर और कितनी देर चला 2 आवर। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर बतानी है। तो उसमें टाइम का तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो लोड मत लेना, दे दिया है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहां लगा के दिखा देता हूं। तो ये अपना हीटर है 8 ओम का, किसी वी पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कितनी करंट ड्रॉन करवा रहा है 15 एम्पियर। क्या बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक हीटर 8 ohms drawn a current of 15 ampere from a supply and work for 2 hours. Rate of heat produced by the heater. रेट ऑफ हीट मतलब कितनी एनर्जी पर सेकंड, तो बेसिकली पावर निकालनी है। ये थोड़ी ना पूछा कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा 2 आवर्स में। रेट ऑफ हीट मतलब एनर्जी पर सेकंड, मतलब आपको पावर निकालनी है। क्या निकालनी है पावर। तो बस इन भाई साहब की पावर लिख दो। तो पावर, करंट और रेजिस्टेंस पता है हमें, कितना करंट ड्रॉन करा रहा है 15 एम्पियर, मतलब इसको कितना करंट मिल रहा है 15 एम्पियर। तो पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या बात ठीक है, यस और नो। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट। 100 कितना आएगा 250 175 वॉट। 175 वॉट। समझ गए। पावर बतानी है कितने, हीट, रेट ऑफ हीट मतलब जूल पर सेकेंड। अरे वॉट यही तो होता है, जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर, तो 75 वॉट जूल पर सेकेंड। ये थोड़ी ना बोला उसने, ये बोला 2 आवर्स तक चला। ये पूछा होता व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड इन 2 आवर्स, वो अलग बात होती। उसने पूछा रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर, तो रेट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। नोट कर लो। एक सेकंड बच्चों, अपन ने गलती कर दी, मैंने डिवाइड 225 मल्टीप्लाई बाय 8, मैंने 8 टाइम्स मैंने डिवाइड में उसको लिख दिया, तो ये होगा 1800 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1800 वॉट, है ना। गलती से लिख दिया। हाँ सर, हाँ मैं ज्यादा कैलकुलेशंस करता नहीं हूँ, मैं वो कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 225 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। मैंने 225 की पीरियड में 8 टाइम्स पढ़ दिया, तो कुछ नहीं। तो ये कितना हो गया 1800 जूल पर सेकंड। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। डन है बात। तो कितना है इसका 800 वॉट, मतलब 1800 जूल पर सेकंड कंज्यूम करेगा। 800 नहीं 1800। 225 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना आएगा 1800 जूल पर सेकंड, मतलब वॉट। पावर पूछी थी बेसिकली। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस मतलब पावर। ठीक है, डन है, नोट करें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का, कहानी खत्म। आइए, तो देखो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। और भी कुछ पूछा है। हम्म, चलो 18th क्वेश्चन नंबर
18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 18 की बात करते हैं। चलिए आ जाओ, ये थोड़ा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नंबर 1, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सेप्शनली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? बच्चों जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, देखा होगा, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है इस तरह का। तो उन्होंने बोला ये टंगस्टन का क्यों होता है? एक मटेरियल होता है टंगस्टन, उससे बनाया जाता है। उससे क्यों बनाया जाता है? तो बच्चों आंसर आप लिखोगे मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। जो टंगस्टन साहब हैं, जो मटेरियल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जो बल्ब का टंगस्टन होता है वो इतना हीट हो जाता है बच्चों कि उसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत होता है ये 2700 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का बच्चों, वो 3000 डिग्री सेल्सियस के आस 3300 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है। क्योंकि तो हमारे अपन को रीजन क्या लिखना है? सिंस द मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये गल जाता, टूट बर्न हो जाता, टूट जाता, और बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। इसको तो अपन ने तो क्या करना है? इससे हीट प्रोड्यूस करानी है। तो हीट कैसे प्रोड्यूस? अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, इतने पे तो मान लो इसका कितना होता? 2500 होता। तो यहां तक कहां पहुंच जाता? 2700 तक। ये क्या हो जाता? बर्न हो जाता, टूट जाता, बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाएगा। क्या बात समझ में? सो सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ what tungsten is high up to range of 3300 degrees Celsius, that's why it was used in a electric bulb, because the heat produced in electric bulb is so high. क्या बात समझ में आई? yes or no? आओ सेकंड वाला देखते हैं। तो आंसर क्या है? सिंस द melting point of tungsten is high, therefore it is used in what? electric bulb. ठीक है, नेक्स्ट देखो, why are the conductors of electric heating devices such as toaster and electric iron made up of an alloy rather than pure material? जो हमारे हीटर्स होते हैं, टोस्टर होते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, तो इनके जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं बेसिकली अलॉय से क्यों बनते हैं? अलॉय समझते हो आप? केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिला के, मेटल्स को मिला के हम जो बनाते हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं? अलॉय। तो बच्चों जो मेटल्स का की रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। जो मेटल्स की रजिस्टिविटी होती है कम होती है एज कंपेयर टू अलॉय। अलॉय की रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। क्या बात समझ में? वाई क्वेश्चन पूछे तो वाई द कंडक्टर्स यूज्ड इन व्हाट? टोस्टर्स, हीटिंग एलिमेंट आर मेड अप ऑफ अलॉयज रेदर देन metals. So since the metals resistivity is less as compared to alloy, therefore they are used because they produce more heat as compared to metals. क्या बात ठीक है? समझ गए? तो रेजिस्टिविटी जो अलॉय की होती है वो मेटल्स से ज्यादा होती है, इसलिए हम अलॉयज का यूज करते हैं। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कौन? अलॉय। ठीक है, थर्ड देखें। थर्ड क्या कहता है? Why is the series arrangement not used in a domestic circuit? Domestic circuit का मतलब होता है आपके घरों में। आइए देखें क्यों। अगर मैं कहता हूं बच्चों, मैंने ये बल्ब, ये क्या है? एक बल्ब है, ये भी क्या है? बल्ब है, ये सपोज फैन है, इन सबको सीरीज में लगा दिया। कैसे लगा दिया? सीरीज में। तो सबसे खतरनाक कंडीशन तो ये बनेगी जब बच्चों सर्किट को आप ऑन करोगे तो सारे चलेंगे। अब मुझे ये वाला बल्ब नहीं चलाना है, मुझे ये वाला फैन नहीं चलाना है, व्हाट माय पॉइंट। और अगर मान लो ये खराब हो गया तो ये सारे ही खराब हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? सो the appliances are does not connected in series in a domestic circuit because if one will be on, all the others will start working as well. If the one will be faulty, all other will stop working. Got my point? Yes or no? समझ गए होगे? नेक्स्ट देखें, थर्ड के बाद फोर्थ, डी बेसिकली। फोर्थ कहता है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। उन्होंने बोला अगर एरिया बदल दें किसी वायर का तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो आप रेजिस्टिविटी और लेंथ को अगर कांस्टेंट रखेंगे बच्चा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अगर आप ये एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर ये एरिया आप घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. Since the resistance is inversely proportional to the cross sectional area of a conducting element, if the area is more, resistance will be less, and if the area is less, resistance will be more. So basically they are, यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है इजिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो. क्या बात समझ में आई? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस जगह से निकल पाते हैं. मैंने आपको क्लियर समझाया था बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस में, है ना. So resistance inversely proportional to area. If the area increases, resistance decreases. If the area decreases, resistance increases. तो ये अपना आंसर किसका था? फोर्थ का. तो आप लिख सकते हो. लास्ट, और ये एक्सरसाइज खत्म, हमने सारी कहानी पढ़ ली. Why are coppers and aluminum wires usually employed for a electricity transmission? उन्होंने ये पूछा कॉपर, क्या बच्चों, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही मटेरियल के वायर्स हम क्यों यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोला. तो हमें पता है इनका जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो कम होता है. कॉपर और एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स. और हमें पता है लॉसेस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर डी. तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतने कम लॉसेस होते हैं. तो आंसर कैसे लिखोगे? सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर लेस as compared to other, therefore the losses of electrical energy is less in copper and aluminum as compared to other conducting elements, therefore we use copper and aluminum. Answer simple is that. Reason क्या है? Because the resistance of copper and aluminum is less. बेसिकली इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. कॉपर और एल्यूमिनियम की क्या कम होती है? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रो एल बाय ए. तो लेंथ और एरिया तो किसी भी मटेरियल का सेम ले लो, बट रेजिस्टिविटी किनकी? कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू अदर कंडक्टिंग एलिमेंट. तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम. तो रेजिस्टेंस कम है तो हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस कम होता है. क्या बात समझ आई? व्हाट माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट एक्सरसाइज बच्चों. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, कैसे अटेम्प्ट करने और कैसे सॉल्व करने. अब आप अलग अलग बुक से डिफरेंट डिफरेंट जगह से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो और अच्छे से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप दिस इज सफिशिएंट. और अच्छे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डील करे हुए हैं, जो वीडियो नंबर 1 से लेके 6 में. ठीक है, तो बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और 3 महीने शानदार तरीके से पढ़ाई गई है. तो हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, थैंक यू.